हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रसायनम। और आज हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 2, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी का। पहले लेक्चर में हमने देखा था एटम के बारे में, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समबारिक, समन्यूट्रॉनिक, सब हमने ये देख लिया था। अब हम अपने मेन जो इस चैप्टर का नाम है रेडियो सक्रियता, ये रेडियो एक्टिविटी, इस पे आएंगे, इसको समझेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अपने कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, इसको समझे कैसे, देखते हैं। पहली चीज तो ये जो रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविटी है, ये एक गुण है। गुण एक प्रॉपर्टी है, किसका है? परमाणु के नाभिक का। ठीक, नाभिक का गुण है ये। परमाणु होता है, उसमें नाभिक होता है और कक्षाएं होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें बाहर की कक्षाओं और उनके इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता को समझने के लिए। किसको देखना है? सिर्फ नाभिक को। नाभिक कैसा होता है? ये था हमारा नाभिक, इसमें थे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, कि सब अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग होते हैं। ठीक, तो होता है नाभिक। तो रेडियो सक्रियता इसी पे आधारित है, इसी का गुण है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो इसमें नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जब आपस में बदलते हैं या इनमें कुछ बदलाव आता है, इसी के अंदर इस पूरे ये गोले में जब कुछ बदलाव आता है इस नाभिक में, तो इससे कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ भेदी किरणें निकलती है। भेदी किरणें यानी जो किसी किसी परत को आर पार कर सके, किसी चीज को आर पार करके निकल जाए, उसके पार हो जाए। ठीक, तो जब इनमें कोई चेंज आता है तो कुछ भेदी किरणें निकलती हैं इनसे, जिनको हम कहते हैं अल्फा या बीटा या गामा किरणें कहते हैं। ठीक, ये मान लीजिए कोई नाभिक था। ठीक, तो जब इसमें से किरणें निकली तो ये क्या होगा? किरणें क्यों निकली, मैंने अभी बताया। यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। किस तरह का चेंज हो रहा है? हो सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज कर जा रहे हों। मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या 8 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन है, लेकिन क्या हुआ, कुछ उसमें बदलाव हुआ, तो वो हो गया एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ। तो 8 से कितने न्यूट्रॉन हो गए? 7। और प्रोटॉन कितने थे? 6, तो वो 7 हो गए बढ़ के। तो इस तरह कुछ चेंजेस होते हैं, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। ठीक, ऐसे कुछ डिफरेंट चेंजेस होते हैं, जिससे इसमें से ये कुछ किरणें निकलती रहती हैं। किरणें निकलने से ये जो हमारा नाभिक होता है ये बदल जाता है। ठीक, ये मान लीजिए कोई नाभिक ए था, अभी ये जो हो जाएगा नाभिक बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी है। ठीक, नाभिक का मतलब ही कि वहाँ न्यूट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। ठीक, लेकिन इससे अलग है, ये था बी, और साथ में इसमें कुछ निकल गई अल्फा या बीटा प्लस गामा। मैंने ऐसे क्यों लिखा? कहने का मतलब ये है कि जब इसमें से मैं कह रहा हूँ भेदी किरणें निकल रही हैं, तो या तो अल्फा निकलेगी या बीटा निकलेगी, और उसके साथ गामा निकलेगी। अल्फा बीटा एक साथ नहीं निकलेगी, या अल्फा या बीटा, उन दोनों में से किसी एक के साथ गामा निकलती है। ठीक, ये मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ स्लैश लगाया और साथ में गामा लिख दिया है। ठीक है, ठीक, तो ऐसा हो क्यों रहा है इस नाभिक में कि ये इस तरह इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और इसमें किरणें निकल रही हैं। कोई भी किसी भी सिस्टम में कोई बदलाव कब होगा? जब वो स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। तो यहाँ भी बात वही है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये सॉरी नाभिक है, ये क्या है? अस्थायी है, अस्थायी। और जब इसमें कुछ बदलाव हो गए, इसमें से कुछ किरणें निकली, तो ये अभी क्या एक स्थायी नाभिक बन गया। ठीक, ये जो है ये वाला स्थायी नाभिक है, ये बी। ठीक, और कुछ उसमें से किरणें निकल गई हैं, तो ये हमने देखा। और साथ ही एक और जो बात ध्यान देने वाली है इसमें बहुत ज़रूरी, कि इसमें जो किरणें निकल रही हैं, इसके लिए हमें इसको किसी एनर्जी ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ये अपने आप ही होता है। जैसे कि हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं ना कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, दो चीज, सॉरी रिएक्टेंट्स होते हैं, उससे मिलकर कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो उसका एक ग्राफ दिखाते हैं ना ऐसा सा, कि ये ऐसा, यहाँ पे रिएक्टेंट थे यानी
हमारे जो अभिकारक होते हैं और साथ में यहाँ जो हमारा पदार्थ प्रोडक्ट बनता है तो उससे, ठीक। और यहाँ पे कुछ एनर्जी होती है जिसे कहते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें नॉर्मली कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बढ़ाने के लिए, उस अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, इधर देख लेते हैं। यहाँ जो है ये हमारा नाभिक है, ये खुद ही दूसरे, ये मान लीजिए अनस्टेबल, अस्थाई यानी अनस्टेबल, तो इसको यू से दिखा दिया, और स्टेबल यानी ये। तो यहाँ किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हुई है इसको इसमें बदलने के लिए, ये अपने आप ही स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है। यहाँ कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक सहज स्वतः अभिक्रिया है। यह प्रक्रिया जो हमारा रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता है, वो क्या है, एक सहज क्रिया है, यानी स्पॉन्टेनियस है। इसको कराने के लिए अलग से कोई ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा अस्थायी नाभिक है वो खुद ही अल्फा बीटा या गामा किरणें उत्सर्जित करके एक स्थायी नाभिक में बदल जाता है। कोई अलग से ऊर्जा लेने की इसको जरूरत नहीं होती है, ये खुद स्टेबल हो जाता है। क्या इसकी ऊर्जा अधिक है, यहाँ पे क्या है एनर्जी दिखाते हैं, ठीक। तो इसकी ऊर्जा क्या है अधिक, इसकी कम, और जिसकी ऊर्जा कम वो अधिक स्थायी, ठीक। तो इस तरह से हमने डिफरेंस समझा कि एक जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जो हमारी ये न्यूक्लियर एमिशन होता है, नाभिकीय उत्सर्जन। रेडियो सक्रियता क्या है, एक तरीके का नाभिकीय उत्सर्जन ही तो है। नाभिक से क्या निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा, यानी नाभिक से कुछ उत्सर्जन हो रहा है, ठीक। तो इन दोनों में अंतर देख लिया। अब इसके हम पॉइंट्स लिख ले रहे हैं, ठीक। पॉइंट्स, तो पहला हमने क्या देखा कि जो रेडियो सक्रियता है वो क्या है, एक इसका गुण है, नाभिकीय गुण है, ठीक, यानी नाभिक का गुण है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा हो कह रहा है इसमें नाभिक से बेधी, सॉरी क्या लिख दिया, नाभिक से भेदी किरणों का स्वतः उत्सर्जन हो रहा है, ठीक। ये नाभिक का गुण है, और कैसा गुण है कि नाभिक से भेदी किरणों का स्वतः उत्सर्जन हो रहा है, ठीक। और ये भेदी किरणें होती कौन सी हैं, अल्फा बीटा गामा। और ये असल में किन नाभिकों में होता है मुख्यतः, तो ये मुख्य रूप से भारी नाभिकों में पाया जाता है, ठीक। ये जो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता का गुण है, ये किसमें, किन नाभिकों में पाया जाता है जनरली, भारी नाभिकों में। भारी नाभिक कौन से होते हैं, जब हम अगर इनको बताना चाहे तो जो हमारा ये Z है, Z अभी पिछले क्लास में क्या बताया था, परमाणु क्रमांक Z अगर 80 से ज्यादा होता है तो इनको भारी नाभिक कहते हैं। मुख्यतः इन्हीं में पाया जाता है, इनसे कम वालों में पाया जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरली एक मैक्सिमम एवरेज की बात करें तो 80 से ऊपर में, ठीक। तो ये हमने देख लिया। और भारी नाभिक क्या, वो अस्थायी होंगी तभी उनमें वो गुण हो रहा है ना, अभी बताया ना कि अस्थायी से स्थायित्व प्राप्त करना है, तभी उसमें से किरणें निकल रही है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखना जरूरी है, उससे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो हमारे हेनरी बैकरल, इन्होंने क्या किया था, यूरेनियम, यू से दिखाते हैं, यूरेनियम में रेडियो सक्रियता के गुण की खोज की थी। सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता के गुण की खोज इन्होंने ही की थी, हेनरी बैकरल ने। और किस तत्व में की थी, यूरेनियम में। इन्होंने यूरेनियम को नहीं खोजा, इन्होंने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता के गुण को खोजा, ठीक। और इसी कारण
इनके इस खोज के कारण जो इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं उन्हें कभी कदार हम रेडियो एक्टिविटी किरणें तो कहते ही हैं, साथ में कभी कदार बैकरेल किरणें भी कहते हैं। ठीक, एक तो हमारे हो गए ये साइंटिस्ट। दूसरा मैडम क्यूरी एंड पीरे क्यूरी, इन्होंने क्या किया था, पोलोनियम एंड थोरियम। ठीक, पोलोनियम यानी पीओ, थोरियम यानी टीएच। मैडम क्यूरी एंड पीरे क्यूरी, इन्होंने यूरेनियम के बाद पोलोनियम और थोरियम में रेडियो एक्टिविटी के गुण की खोज की थी। ठीक, तो इससे कभी कदार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने लिखा दिया। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपका यही है पूरा रेडियो सक्रियता का। ठीक, ये जो ऊपर पूरा एरिया। ठीक, एक नाभिकीय गुण है, क्या है वो गुण कि उसमें से स्वतः भेदी किरणें निकल रही है, स्वतः, स्पॉन्टेनियस। ठीक, स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस, यानी उसे किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है इस तरह की भेदी किरणें निकालने के लिए। ठीक, और मुख्य रूप से किनमें होता है ये गुण, भारी नाभिकों में, यानी जिनका परमाणु क्रमांक 80 से ज्यादा होता है। ठीक है, ये देख लिया। अब जनरली किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को या नाभिकीय उत्सर्जन को हम दिखाते कैसे, इस रेडियो एक्टिविटी को, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स है, एक एटम है, यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक यानी ए दिखाते हैं। मान लीजिए इसको A1 लिख लिया, उल्टा कर दिया, आई एम सॉरी, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, परमाणु क्रमांक Z। ठीक, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, तो x क्या है, y में चेंज हुआ, इसको मान लो A2 लिख दिया और Z2 लिख दिया। इसके साथ निकला होगा अल्फा या बीटा, मान लीजिए हम अल्फा लेते हैं। ठीक, तो हमने ले लिया अल्फा। अब अल्फा में क्या होता है, इसको जनरली इससे शो करते हैं, अभी हम डिटेल में देख लेंगे कैसे शो करते हैं, इसका मतलब क्या है, अभी ये देख लीजिए कि इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक, तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या होगा, स्टेबल होगा, इसमें से अल्फा निकला है। ठीक, तो जो हमारा ये Z1 है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो संख्या होगी ये इक्वल होगी इसके और इसके सम के, वहाँ क्या है 2। ठीक, ऐसा कुछ, ये जरूरी है किसी भी नाभिकीय उत्सर्जन को या नाभिकीय अभिक्रिया को दिखाने के लिए। इसी तरह ऊपर भी A1 जो होगा वो इक्वल होना चाहिए A2 + 4 के। ठीक, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में यही चीज ध्यान देना सबसे जरूरी है, और इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, डायरेक्टली पूछ लेता है इस चीज से कि यहाँ जो ये नीचे वाली चीजें दिख रहे हैं ये बराबर होनी चाहिए, इसके इधर जितने जोड़ के इधर जो आएगा दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, और इस तरह ऊपर वाले भी। ठीक, इसी तरह अगर हम बीटा लिखते तो वहां पे भी जोड़ के देखते कि बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक, ये हो गया जनरल, मतलब दिखाते कैसे हैं इसको। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि सबका सिंबल क्या होता है एक तरीके से। तो सिंबल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल का देख लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल को हम दिखाते हैं ऐसे 2 अल्फा 4, इसी को ऐसे भी दिखाते हैं हीलियम 2 4। अब इसको ऐसा क्या दिखा रहे हैं, जब अभी हम अल्फा कण के बारे में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक, बीटा कण को दिखाते हैं इस तरह। इसी तरह से हम जो गामा किरणें होती हैं उनको हम कण नहीं बोल सकते हैं, इसको अल्फा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा कण, क्योंकि डुअल नेचर होता है पार्टिकल। गामा सिर्फ किरणें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, जैसे कि हमारा क्या होता है प्रकाश भी क्या है एक तरीके से वैसा ही है, कुछ वैसे ही गामा किरणें भी। ठीक, तो इसको कैसे दिखाते हैं, इस तरह। चौथा, अगर हम
जो जनरली हम अभिक्रियाओं में शो करते हैं, न्यूट्रॉनों को शो करते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को दिखाते हैं इस तरह से, और इसी तरह प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को दिखाते हैं 1p1। तो इतना बहुत होता है जनरली, इतने में ये आपकी क्वेश्चन बन जाती है, खासकर टीजीटी लेवल में। ठीक, इनमें ध्यान देखने वाली एक जनरली बात है कि जो नीचे होता है और ये ऊपर, ये क्या है? जब हम परमाणु की बात करते हैं तो क्या होता है? नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। लेकिन यहाँ क्या है? कुछ पार्टिकल्स हैं, तो इनमें जो मेनली या जनरली नीचे जो होता है वो होता है उस कण का आवेश, और जो ऊपर हम दिखाते हैं वो होता है उसका भार, उसका वजन जो होता है। ठीक, तो अल्फा कण पे +2 का आवेश होता है, इसलिए इसको 2 दिखा रहे हैं, और उसका भार होता है 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, इसी तरह बीटा कण का आवेश होता है -1 और उसका भार होता है 0। गामा किरण में भी आवेश और भार दोनों 0। न्यूट्रॉन में आवेश जानते हैं 0 होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है? उदासीन होता है, और उसका भार होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? 1.67 10⁻⁻27 kg इसका वेट, तो ये इसके इक्वल ही होता है, इसी को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। सिमिलरली प्रोटॉन के साथ है, ये कितना है? इसी की जितना 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये उतना, और इस पे आवेश कितना होता है? +1 का, तो इसको यहाँ 1 करके लिखते हैं। ठीक, ये हमने देख ली जनरल रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हम शो करते हैं अपने इन कणों को इक्वेशन में। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारे जो अल्फा, बीटा एंड गामा किरणों की उन उत्पत्ति, यानी कि वो किसी नाभिक से निकलती कैसे हैं। हमने क्या कहा? ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? नाभिक से निकल रहे हैं, लेकिन किस तरह निकल रहे हैं, वहाँ हो क्या रहा है, किस तरह का बदलाव हो रहा है नाभिक में, कि ये सारी चीजें उसमें से निकल रही हैं, वो देखेंगे। ठीक, पहला क्या देखेंगे? अल्फा किरणों का उत्सर्जन, अल्फा किरणों का उत्सर्जन। ठीक, कहाँ से निकलेगी अल्फा किरणें? नाभिक से। तो चलिए नाभिक पे चलते हैं। ये हमारा नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह भरे हुए हैं। ठीक, तो क्या होता है, इन जब ढेर सारे न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों में से एक साथ, इन पूरे जो हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं, इनमें से एक साथ 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं, इसमें से बाहर आते हैं, यानी बाहर क्या? उत्सर्जित होते हैं, तो वो दोनों मिलके ही बनाते हैं एक अल्फा कण। ठीक, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं एक अल्फा कण। ठीक, इसको हम शो कैसे करेंगे जनरली? ये किसमें से आए? ध्यान रखना, इस नाभिक से ही निकले हैं, इस नाभिक से निकले, बाहर आए, मिलकर बनाया अल्फा कण। तो इसको शो कैसे करेंगे? हमने कहा न्यूट्रॉन है 2 ठो प्लस प्रोटॉन है वो भी 2। शो कैसे करेंगे? न्यूट्रॉन आवेश 0, वजन या भार 1 एटॉमिक मास यूनिट। आवेश प्रोटॉन का +1 और भार 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये हुआ। ठीक, इन्होंने क्या बनाया? ये एक तरीके से क्या है, हमारे नाभिक के अंदर थे, उपस्थित थे, तो ये हमारे क्या कह सकते हैं इसको, रिएक्शन अपने नाभिक के इस ओर दिखाएंगे, जैसे उसमें रिएक्टेंट्स को दिखाते हैं, अभिकारक को, वैसे ही से तो है कि हमारे पास स्टार्टिंग में ये था। अब इन दोनों के मिलने से क्या बना, वो हमें दिखाना है। ठीक, तो क्या बना? अल्फा कण। अल्फा कण को हम दिखाते हैं ऐसे 2 4, एक अल्फा कण बना है। ठीक, अब देखना है, जैसा अभी हमने देखा कि दोनों तरफ जो ऊपर की चीजें और नीचे की चीजें जो है बराबर होनी चाहिए, जो वो है कि नहीं। ठीक, तो कितना है? 0, लेकिन आगे 2 भी लिखा है, तो 2 और 0 का गुणा करें 0। इसी तरह इसमें 2 और 2 2, उधर कितना आ रहा है टोटल? 2। नीचे वाले टर्म की बात कर रहे हैं जो नीचे बने हुए साइंस। ठीक, तो ओवरऑल क्या है? इधर भी 2 और इधर भी 2, तो नीचे तो सही है, सब बराबर आना चाहिए, 2 2 आ रहा है। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या है? यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, फिर और उस साइड क्या था? सिर्फ 4, तो ये फिर से 4 4, तो क्या है ये? नाभिकीय अभिक्रिया बराबर एक तरीके से, चाहे हम नीचे के टर्म को देखें चाहे ऊपर, तो ये संतुलित है। और इसी तरह हम देखते हैं कि
किस तरह नाभिक में से एक अल्फा कण निकलता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के निकलते ही वो एक अल्फा कण बनाते हैं। ठीक, अभी मैंने दिखाया था कि अल्फा कण को ऐसे भी दिखाते हैं, हीलियम ऐसे, ठीक, ऐसे भी दिखाते हैं। अब इसको इस तरह दिखाने की वजह क्या है, या तो हम मान ले कि हाँ भाई ऐसे दिखाते हैं, पढ़ ले रट ले, या तो उसके अंदर जाके देखें कि इसकी वजह क्या है, तो वही देखते हैं। अब जो हमारा हीलियम होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, हाइड्रोजन हीलियम दूसरा, यानी परमाणु क्रमांक 2, और उसका द्रव्यमान संख्या होता है 4। ठीक, तो द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हुए, 2, या फिर क्या, अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, A माइनस जेड होगा। ठीक, ये कितना है 4 और ये 2, 2, तो कितने हुए, न्यूट्रॉन 2 हुए, प्रोटॉन भी कितने हुए, 2 हो गए, और इलेक्ट्रॉन तो क्या है, उदासीन अवस्था में है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2। तो ये हमने देख लिया इसके पार्टिकल्स का इसमें क्या अरेंजमेंट है, क्या व्यवस्था है। ठीक, अब इसको बनाते हैं तो कुछ ऐसा ही बनेगा जैसा बनाया था, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक, अब अगर हीलियम में से ये मान लो हीलियम है, ठीक, इस हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, माइनस यानी निकाल दिए, तो ये क्या बनेगा, हीलियम 2+ बन जाएगा। यानी अब ये कैसा दिखेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए थे, कुछ ऐसा ही दिखेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। और अभी हमने क्या देखा, किसी नाभिक से जब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो अल्फा कण बनाते हैं। अल्फा पार्टिकल अब क्या है, वो है हीलियम का नाभिक। हीलियम का परमाणु कहना उतना सही नहीं होगा, लेकिन हीलियम का नाभिक है। परमाणु पूरा ऐसे था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उस पर +2 का चार्ज आया और ये बन गया अल्फा पार्टिकल, या कह ले हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम नाभिक। तो यही क्या है हमारा, यही तो अल्फा पार्टिकल है या अल्फा कण। ठीक, और इसी से ये भी प्रूफ होता है कि हमारा जो अल्फा कण उस पर आवेश कितना होगा, वो तो वैसे उससे भी दिख रहा था, क्योंकि क्या था, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का आवेश 0, बचा क्या, 2 पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन्स पे हैं, 2 प्रोटॉन्स पे तो +2 का चार्ज। ऐसे भी देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है तब क्या, +2 का चार्ज होता है। तो जो हमारा अल्फा कण है, अल्फा कण ये क्या होता है, +2 आवेश। ठीक, इस पे जो होता है +2 का आवेश होता है। कैसे बनता है ये भी देख लिया कि उसमें से 2 न्यूट्रॉन, 2 नाभिक में से 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन निकले, मिलके बनाया अल्फा कण। ये उसकी इक्वेशन हो गई, बैलेंस्ड है, ये भी देख लिया। उसको हीलियम की तरह क्यों दिखा रहे हैं ये भी देख लिया हमने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिकल पे। वो क्या होता है, बीटा पार्टिकल। ठीक, या तो इसी की तरह लिखते हैं, बीटा किरणों का, बीटा किरणों का उत्सर्जन देखेंगे हम। ठीक, अब बीटा किरणें कैसे निकलती हैं। ठीक, क्या होता है, नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो थे ही, इसमें क्या होता है, बीटा कण ऐसे नाभिकों से निकलते हैं जिसमें जनरली न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने पर क्या है, अस्थायित्व तो बढ़ेगा भाई, एक चीज़ ज़्यादा है दूसरी चीज़ उसके मुकाबले बहुत कम है तो अस्थायित्व तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन की तुलना में। ठीक, तो ऐसे में क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन जो हैं वो चेंज कर जाते हैं प्रोटॉन में, नाभिक के अंदर ही ढेर सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे, उनमें से 1 या 2 ऐसे न्यूट्रॉन थे जो प्रोटॉन में चेंज हो गए। तो प्रोटॉन तो क्या हुआ, प्रोटॉन यही रह गया, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन में चेंज हुआ है, तो प्रोटॉन इसी में रह गया। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ तो प्रोटॉन बन के बाहर नहीं भाग गया, यहीं पे। ठीक, इसी में, लेकिन उसके चेंज होने से इसमें से निकली बीटा किरणें या बीटा कण आप जो कह लें। ठीक, बीटा किरणें निकली।
तो ये होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, उससे निकल गया बीटा के डेल। इक्वेशन दिखा सकते हैं कैसे, न्यूट्रॉन है कितना 0 1, चेंज किस में हो रहा है, प्रोटॉन में, ठीक 1 1, मिला क्या हमें, बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल पे -1 का चार्ज है, आवेश, सॉरी हाँ -1 का आवेश है और उसका क्या भार 0, ठीक। अब बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन ही है। बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे ही अगर शो करना चाहे तो करते हैं कि ये चाहे ऐसे दिखाएं चाहे ऐसे दिखाएं, बीटा पार्टिकल ही है वो, ठीक। लेकिन अभी तक हम बात क्या कर रहे थे कि ये जो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता है वो किसका गुण है, नाभिक का। और इलेक्ट्रॉन तो जो होता है वो किसके होता है, नाभिक के बाहर होता है। तो ये कैसे नाभिक की रेडियो सक्रियता कैसे इसको कहें कि वही गुण है ये। तो अभी हमने क्या देखा है, ये बीटा किरण या बीटा कण जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं, निकला कहाँ से है, वो नाभिक से ही तो निकला है। वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात नहीं हो रही है, इन इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात नहीं हो रही। कहाँ हो रही है, ये अंदर से ही निकला है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तब वहां से एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है या कह ले बीटा कण भी निकलता है, ठीक है। बैलेंस देख लीजिए क्या, इधर नीचे, पहले नीचे देखते हैं, 0 इधर 1 और -1 है, ठीक। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये भी तो 0 हो जाएगा। तो बराबर ऊपर देखते हैं क्या है, 1, उधर क्या है 1 + 0, तो ये भी क्या हुआ 1 ही तो हुआ, 1 1 बराबर एक ही चीज है, इसको अलग अलग ना मान लीजिएगा, ठीक। और साथ ही में एक और चीज इसमें निकलती है, वो होता है हमारा, ऐसे दिखाते हैं, ये होता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा, बीटा कण निकलेगा, उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो जरूर निकलता है। ये एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है। ये क्या करता है, इस जो अभिक्रिया है इसके में जो एनर्जी है उसको संरक्षित करता है, उसका कंजर्वेशन करता है, ठीक। ये जनरली क्वेश्चंस में पूछा नहीं जाता है, अभी तक किसी भी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में न्यूट्रिनो का जिक्र नहीं किया गया है और जनरली उसको दिखाते भी नहीं है। यहाँ हम बता रहे हैं स्पेसिफिकली बीटा कण के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं, वरना रिएक्शंस में भी इसको नहीं दिखाया जाता। बीटा कण दिखा देते हैं एनफ हो जाता है, ना कोई इसका चार्ज है ना आवेश है, तो उसको दिखाना भी जरूरी नहीं होता है, ठीक। बाकी अगर कभी हमें पूछना हुआ टीजीटी के क्वेश्चन में तो बस इतना पूछ लेंगे कि एंटी न्यूट्रिनो कब उत्सर्जित होता है, कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन दे देंगे उसमें, अल्फा कण के उत्सर्जन में, बीटा कण के उत्सर्जन में या गामा कण किरण के। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बीटा कण में, ठीक। तो हमने देख लिया कैसे बना बीटा कण, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लें अगर, तो जैसे हमारा होता है नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 और यहाँ द्रव्यमान संख्या 14। कार्बन का कितना होता है 6 और ये 14। कौन है ये, कार्बन का समस्थानिक है, ठीक। इसमें से जब ये इसमें से इसमें बदलता है, या कह लीजिए जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, इसमें, ये कहीं गायब नहीं हुआ, यही जो है इसका रूप धारण कर लिया। और कब धारण किया, जब इसमें से ये निकला, ठीक। समझ गया है, तो ये -1 0। अब क्या ये इक्वेशन बराबर है, सही है, उसको देख लेते हैं। छः -1 7। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया सर, सॉरी, ये इधर होगा और वो उधर। ऐसे अब देखते हैं, नीचे क्या है 6, उधर 7 और ये -1 यानी 6 बराबर आ गया। ऊपर क्या है 14, इधर भी 14 + 0, ये भी 14, तो बराबर यानी सही है।
तो क्या होता है, जब ये कार्बन 14 में से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये बन जाता है नाइट्रोजन 14। लेकिन अभी हमने देखा था क्या, कि जब बीटा पार्टिकल निकला है तो कब निकला है, एक न्यूट्रॉन इसका, किसी नाभिक का एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तब बीटा पार्टिकल निकलता है, ठीक। तो बीटा पार्टिकल तो हमें दिख रहा है, लेकिन वो प्रोटॉन क्या ऐसे बाहर निकल जाएगा, कहाँ गया वो प्रोटॉन। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले ए और जेड निकाल लो। ए कितना है 14 और जेड कितना है 6। इसी तरह इसमें निकाल लो ए और जेड। ए कितना है 14 और जेड कितना है 7। न्यूट्रॉन निकाल लो, कितने आएंगे 14 में 6 8, ये माइनस जेड होता है ना। और इसी तरह इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हो गए 7। प्रोटॉन इसमें कितने हैं 6, इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 7। तो हमने क्या देखा था, बीटा पार्टिकल कब निकलता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। तो यहाँ क्या है, न्यूट्रॉन क्या था 8, प्रोटॉन 6, अब क्या हो गया न्यूट्रॉन 7। यानी एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हुआ होगा तभी तो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो प्रोटॉन क्या है अभी भी नाभिक में ही है, बोला था कि नाभिक उड़ के बाहर नहीं गया। जैसे उसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, अल्फा में क्या थे 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन साथ में निकलते हैं। इसमें क्या है न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में ही चेंज हो जाता है नाभिक के अंदर ही, और वो प्रोटॉन भी नाभिक के अंदर ही है। निकला क्या है इलेक्ट्रॉन या बीटा कण, ठीक। अब अल्फा देख लिया, बीटा देख लिया। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारा ये बीटा कण है, हमने जैसे दिखाया था अल्फा का कि यहाँ आवेश 2 और ये 4 मास 4 कैसे दिखाया था, 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा में और 2 प्रोटॉन, तो टोटल और क्या होता है सिंगल का 1 एटॉमिक मास होता है, टोटल 4 हैं तो 4 हो गया। तो यहाँ 0 क्यों दिखाया है, क्योंकि इसका भी मास तो होता ही है 9.1 10⁻31। तो वो फिर क्या है बहुत छोटा मास है इसलिए नहीं दिखाते। ऊपर से क्या है जो बीटा पार्टिकल है इनकी जो स्पीड होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ज़्यादा होती है इनकी। तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये मास जो है वेरी करता है, और इसी वजह से उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, उसका कोई एक तरीके से द्रव्यमानहीन हो जाता है। इसलिए यहाँ मास शून्य हो जाता है इलेक्ट्रॉन का या बीटा कण का। आगे सब दिखाएंगे -1, ठीक है। अल्फा देख लिया, बीटा देख लिया, बचा क्या गामा किरणें। अब गामा किरणें कैसे निकलती हैं, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब रेडियो सक्रियता के देख रहे थे पॉइंट्स, तो क्या है अल्फा और बीटा में से एक निकलेगा, अल्फा और बीटा में से कोई एक निकलेगा और उनमें से उनके साथ निकलेगा गामा। कैसे निकलता है, जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा जो क्या था उसमें कार्बन था, कार्बन था ये, उसमें से नाइट्रोजन मतलब कार्बन से क्या ये नाइट्रोजन बना और बीटा पार्टिकल निकल गया, बीटा पार्टिकल निकल गया, ठीक। तो ये जो ये बनता है ये स्टार्टिंग में अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक। तो इसको जनरली कैसे दिखाते हैं, इसको दिखाएंगे जनरली ये कि मान लीजिए 7 14 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उधर दिखा दें, ठीक। तो ये होता है जब बीटा पार्टिकल तुरंत निकला होता है तो ये अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है, ये है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। तो ये अपन कुछ इसमें से ऊर्जा निकलती है और ये फिर अपने ग्राउंड स्टेट में जाता है। क्या एक्साइटेड स्टेट में ऊर्जा ज़्यादा ही होती है किसी भी चीज़ की, और ग्राउंड स्टेट में कम होती है, तभी वो स्थायी भी होता है। तो ये चला जाता है अपने ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में जाते वक्त ये निकालता है, इससे या कह लो निकलती है गामा किरणें, 0 0 0 आवेश 0 मास, ठीक। तो इस तरह गामा किरणें निकलती हैं किसी नाभिक से, निकल नाभिक से ही रही हैं। किसके साथ निकली, अल्फा से के साथ भी निकल सकती, बीटा से भी। यहाँ हमने बीटा का एग्जांपल देख लिया। तो ये जब निकला एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड से ग्राउंड में आने पे गामा किरणें निकल गई, ठीक। तो ये हमने तीनों किरणों की उत्पत्ति देख ली कि वो कैसे निकल रही है नाभिक से, किस तरह से उनमें आवेश आ रहा है, उनका मास आ रहा है, ये सब देख लिया। अब हम थोड़ा इनके गुणों की या इनके प्रॉपर्टीज को तुलना कर लेते हैं, इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक। अल्फा बीटा गामा, क्या लिखता हूँ,
अल्फा बीटा एंड गामा किरणों के गुण देख लेते हैं। इनके गुण जो है आपस में किस तरह से समान होते हैं या भिन्न होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो देख लेते हैं द्रव्यमान, ठीक, इनका भार क्या होता है, ठीक। तो द्रव्यमान में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा होता है अल्फा का, फिर बीटा का, लास्ट में गामा का, ठीक। इसका कितना होता है 4 mu, इसका 0 और इसका भी कितना होता है 0 ही होता है वेट, ठीक। 4 एटॉमिक मास यूनिट, 0 एंड 0, ठीक। ये हो गया द्रव्यमान। दूसरा ऊर्जा देखते हैं। बीटा कण का कभी कदार लिख भी देते हैं वैसे कि 0 भी या 1 AMU भी, 1 एटॉमिक मास यूनिट भी, लेकिन क्या होता है ये बहुत क्या कहा था भाई बहुत ज्यादा वेग में होता है, इसलिए इसका मास वेरी करता है और 0 भी दिखाते हैं, ठीक। इसका तो फिक्स है कि 4 एटॉमिक मास यूनिट ही होगा और उसका भी फिक्स है कि 0 ही होगा। ऊर्जा लिख दिया मैंने, आवेश लिखना था। आवेश, तो आवेश किस पे सबसे ज्यादा होता है, फिर से अल्फा बीटा एंड गामा। इस पे कितना है +2 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है और ये तो 0, कोई चार्ज ही नहीं होता है। कैसे आया था चार्ज ये भी देख लिया था, ठीक। इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1 का ही चार्ज होता है। इस पे +2 कैसे था, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन यानी 0, 2 प्रोटॉन यानी +2, वही यहाँ पे चार्ज है, ठीक। तीसरा गुण होता है वेग का। वेग का जो ऑर्डर होता है वो होता है गामा बीटा अल्फा, ठीक। इसके क्या उल्टा है, इसके उल्टा क्यों है, क्योंकि भाई जो चीज जितनी भारी होगी वो उतनी कम वेग से चलेगी। यहाँ सबसे भारी क्या था अल्फा, तो उसका वेग भी क्या होगा सबसे कम, सबसे हल्का होता है गामा, इसलिए उसका सबसे तेज हमारा होता है, ठीक। नेक्स्ट चौथा, एक और जो इम्पोर्टेंट गुण देखना होता है वो होता है, हमने क्या कहा था ये किरणें क्या भेदी किरणें हैं, यानी किसी चीज के आर पार जा सकती हैं। तो वही देख लेते हैं कि भेदी क्षमता का जो क्रम है वो क्या होगा, कि सबसे अच्छे से कौन किसी परत को या किसी चीज को भेद के आगे निकल सकता है। तो इसका ऑर्डर फिर से हो जाता है गामा बीटा अल्फा, ठीक। भेदी क्षमता का ऑर्डर ये होगा क्योंकि इसका वेग सबसे ज्यादा है, तो कोई चीज अगर आप जितने तेजी से फेंकोगे वो उतनी तेजी से उसको चीर के निकल जाएगी, ठीक। अगर आप एक बॉल फेंक के मारते हो तो वो मुझे क्या करेगी, क्या वो मेरे पार हो जाएगी, नहीं, या टकरा के वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक छोटी सी बुलेट मुझसे मारते तो वो बुलेट का स्पीड, उसकी वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि इसको मुझे चीर के निकल जाएगी, मेरा खेल खत्म, ठीक। तो वही है कि स्पीड ज़्यादा है तो भेदी क्षमता भी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी सबसे कम होती है। एक और इम्पोर्टेंट गुण वो होता है आयनन क्षमता। भेदी क्षमता देखिए, आयनन क्षमता देखते हैं, आयनन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, तो वो होता है फिर से अल्फा बीटा एंड गामा। क्यों, आयनन क्या है, किसी चीज को आयनाइज करना, आवेशित करना, तो सबसे अच्छे से वही आवेशित करेगा जिसपे खुद अच्छा खासा आवेश हो। तो आवेश का क्या था क्रम, यही तो था अल्फा बीटा गामा, +2 -1 0। तो उसी तरह आयनन क्षमता भी हो जाएगी, ठीक। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में प्रभाव, कि विद्युत क्षेत्र का इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख लेते हैं। ठीक, तो जनरली रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक, मान लीजिए ऐसे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, यहाँ पे लगाई थी आवेशित प्लेटें, आवेशित प्लेटें, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक।
तो इसमें से क्या है, अल्फा बीटा गामा निकल नहीं होंगी एक साथ, अल्फा बीटा तो नहीं लेकिन निकल सकती हैं एक के बाद एक ऐसे कुछ, अगर हम एलिमेंट चेंज भी कर दें। ठीक, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो जो गामा किरणें होती हैं उन पे आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य आवेश होने की वजह से वो ना इससे प्रभावित होती है इससे ना इससे, वो क्या होती है, सीधी निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं। और जो हमारी अल्फा किरणें होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, +2 का आवेश होता है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इधर जाएंगी कि इधर, किधर आकर्षित होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्सन होता है, तो क्या है पॉजिटिव इधर जाएगी नेगेटिव की ओर, यानी ये अल्फा जो किरणें होती हैं, अल्फा रेज लिख देता हूँ, अल्फा किरणें, अल्फा रेज, वो नेगेटिव प्लेट की ओर विस्थापित हो जाती हैं। ठीक, और ठीक उसका उल्टा बीटा, बीटा किधर जाएगा, पॉजिटिव वाले की ओर, क्योंकि बीटा में कितना आवेश है, -1, और यहाँ पे क्या है, गामा आवेश। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणें किस ओर विस्थापित होती हैं, तो ऋण विद्युतीय प्लेट की ओर, ऐसा। ठीक, तो इस तरह से हमने इसके गुण देख लिए सारे, इसमें से और कुछ तो अब बचता नहीं है। क्या क्या देखा, द्रव्यमान, आवेश, वेग, भेदी क्षमता, आयनन क्षमता, विद्युत क्षेत्र प्रभाव, यही इनके मुख्य गुण है और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो आज हमने ये देख लिया कि रेडियो सक्रियता क्या होता है, रेडियो सक्रियता में किरणें कौन सी निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, उनकी उत्पत्ति क्या है, उनके गुण क्या है, और इन सब से क्वेश्चन आते हैं। इन सभी से जितने भी आज तीनों टॉपिक्स पढ़े उन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं रिवाइज। क्या था, रेडियो सक्रियता हमने पढ़ा स्टार्ट किया था, देखा बिल्कुल बेसिक में जाके देखा किस तरह से नाभिक अपना रेडियो सक्रियता का गुण दिखाता है। कौन सा नाभिक दिखाता है, अस्थायी। रेडियो सक्रियता के बाद रेडियो सक्रिय गुण दिखाने पर कैसा बन जाता है, वो स्थायी बन जाता है, और निकलती क्या है उसमें से, अल्फा बीटा या गामा किरणें निकलती हैं। ठीक, नाभिक का गुण है ये, नाभिक का गुण न्यूक्लियर फिनोमिना है रेडियो सक्रियता, ये देख लिया। किस तरह का है, ये क्या शो कर रहा है जो मैंने ग्राफ बनाया था, कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्वतः होती है, सहज होती है, इसके लिए अलग से किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसके बाद क्या देखा, ये फिर हमने इसके पास पोस्टुलेट्स लिख लिए। ठीक है, और ये दो नाम याद रखिएगा, हेनरी बैकरेल किसमें रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, यूरेनियम में, मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, इन्होंने पोलोनियम और थोरियम में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक, एक फिर ये ध्यान रखना, ये तो बहुत ही जरूरी है, पूरे चैप्टर में ही काम आना है, क्योंकि हर जहाँ रिएक्शन लिखनी है देखना जरूरी है कि बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस कैसे देखेंगे, इधर नीचे वाला देख लीजिए, उधर नीचे वाला सम करके बराबर आना चाहिए, इसी तरह ऊपर के टर्म्स। ठीक, फिर हमने ये रिप्रेजेंटेशन देख लिया सबका किस तरह होता है। ठीक, गामा का, न्यूट्रॉन का, परमाणु में क्या होता है, परमाणु, कोई परमाणु होता है तो यहाँ दिखाते हैं क्या, यहाँ पे दिखाते हैं हम अपना परमाणु क्रमांक और ऊपर द्रव्यमान संख्या। कणों में क्या होता है, नीचे कोई अगर कण है, जैसे ये अल्फा ही है, तो नीचे क्या दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं उसका आवेश। ठीक, जनरली आवेश, और ऊपर द्रव्यमान दिखाते हैं। ठीक, जैसे ये +2 और ये 4 एटॉमिक मास यूनिट, कैसे आया था ये भी देख लिया सबका। ठीक, फिर हमने देखा कि कैसे किरणों की उत्पत्ति हो रही है, न्यूक्लियस से या नाभिक से, नाभिक में ऐसे क्या बदलाव आ रहे हैं ये भी देख लिया। अल्फा कण में क्या था, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, नाभिक से 7 बाहर निकले, जुड़ के बनाया अल्फा कण, जो कि किसके जैसे सदृश है, हीलियम नाभिक के सदृश से, जिसपे +2 का चार्ज है। ठीक है, और फिर ये देख लिया, यहाँ हीलियम का ही था। बीटा किरणों का उत्सर्जन देखा, कैसे बीटा किरणें निकल रही हैं, बीटा किरणें कैसे निकल रही हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, नाभिक के अंदर ही चेंज होते ही बना, बाहर आई बीटा किरणें, जो क्या है, असल में इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ नहीं। ठीक, दोनों को चाहे ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे, एक ही बात है। ठीक, इसके बाद हमने देखा अपना एग्जाम्पल देख लिया कि कैसे नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज हुए तो बीटा कण निकली। और साथ में ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि ये जो होता है क्या होता है, ये होता है कार्बन का समस्थानिक, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव है तभी तुम किरणें निकाल रहा है, अस्थायी है तभी ऐसी किरणें निकल रही, तभी रेडियो सक्रियता गुण दिखा रहा है। और ये जो है नॉर्मल नाइट्रोजन है, 7n14 सिंपल नाइट्रोजन है, स्थायी होता है, ये किरणें उत्सर्जित नहीं करता है। तो हुआ क्या भाई, अस्थायी था, स्थायित्व में चेंज हो गया। और मैंने क्या कहा था, जनरली तो भारी नाभिक ही दिखाते हैं रेडियो एक्टिविटी का गुण, लेकिन कुछ जो हल्के नाभिक होते हैं उनमें भी दिखता है, जैसे ये कार्बन का
आइसोटोप, इसमें ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, इसी तरह क्या होता है, एक कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 भी होता है। ये रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये दिखाता है। ठीक, तो देख लिया कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुए, बीटा कण निकला। गामा किरणें, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा खास है, बस क्या है, नाभिक क्या है, कुछ कण निकाले, चाहे अल्फा निकाले चाहे बीटा, वो होता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड से जब अपने ग्राउंड स्टेट में जाता है तब बना दे, उसमें से निकलती है गामा किरणें। फिर हमने गुण देख लिए सबके, कैसे द्रव्यमान, आवेश, वेग सब वैरी करते हैं, मतलब उनमें क्या अंतर है, किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जिससे हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। हम पढ़ेंगे सोडी फजान का वर्ग विस्थापन नियम, और एक हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी बेल्ट थ्योरी। ठीक, जिसमें हम न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो चेक करते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।